फिलहाल पहली बार थोड़ी गंभीरता जरूर विपक्षी एकता में देखने को मिली है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए सब साथ आते थे, पर इस बार जो बार बार इन लोगों की बैठक हो रही है, पर ये आने वाला समय ही बताएगा कि इन बैठकों का कोई निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता है। देखिए, स्वाभाविक है एक साथ एक मंच पर आकर चर्चा करना आसान है, पर साथ मिलकर और खास तौर पर कई ऐसे राज्यों में साथ मिलकर चुनाव लड़ना जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही, जिनकी राजनीति हमेशा से रही है, राज्यों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जो दल साथ में बैठे हैं उनके खिलाफ ही उन लोगों ने अपनी राजनीति करने का काम किया है। तो ऐसे में चुनाव में जब ये लोग जाएंगे तब तक क्या ये विपक्षी एकता बरकरार रहेगी? इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? क्या उस पे सबकी सहमति बनेगी? पिछले दिनों भी जब ये लोग बिहार भी आए थे तो उस वक्त भी कुछ मतभेद कुछ दलों के बीच देखने को मिले थे, बट बहरहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये विपक्षी एकता इस तरीके से बरकरार रह पाती है या चुनाव आते आते तक धराशायी होती है। सिविल कोड पे आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है, वही विपक्षी समाज जो है इस पे बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। आरजेडी और जेडीयू इसका विरोध कर रही है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? भाई देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की खूबसूरती ही यही रही है कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं यहाँ पर, हर किसी को अपनी पहचान इस देश में रहते हुए मिली है। ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जब तक इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आता, ये लॉ कमीशन की पहली जिम्मेदारी बनती है कि भाई इसका ड्राफ्ट तो दें। जहां पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग नियम कायदे कानून परंपराएं हैं। आप एक ही धर्म में देखिएगा तो कई अलग अलग क्षेत्रों में जाके परंपराएं बदलती हैं और वो उन परंपराओं को मानते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही ले लें तो आप ऊपर नॉर्थ में अलग है, डाउन साउथ जाते जाते तक नॉर्थ में उसके नियम कायदे कानून अलग हैं, रिश्तेदार जनरेशंस में आप नहीं कर सकते। डाउन साउथ जाते जाते अपने अंकल के साथ आप शादी ब्याह कर सकते। तो कई ऐसे नियम कायदे कानून हैं। आप ईस्ट में जाएंगे, ईस्ट की परंपराएं और है, साउथ की और है, नॉर्थ की और है। तो ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो वो क्या ड्राफ्ट है, जब तक लॉ कमीशन उस ड्राफ्ट को आपके सामने नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी का भी कोई भी टिप्पणी करना उचित है। एक बार वो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट को मैं, मेरी पार्टी पूरी गंभीरता से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही उस पर अपनी टिप्पणी देना उचित है। 3 जुलाई को और पार्टी मीटिंग बुलाएंगे इस मामले पे। 3 जुलाई को और पार्टी मीटिंग है। एनडीए की तरफ चले गए, अब तक आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है। अरे प्रभु, ये कोई चर्चा का विषय थोड़ी है कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। मैंने बार बार इस बात को कहा, सही समय आने पर, आज चुनाव तो नहीं है ना भाई, ना ही कल चुनाव आ रहे हैं, ना ही कोई चुनाव की अधिसूचना अभी आई है। अभी समय है और मैं निरंतरता में एक ही बात को मैं कहता रहा हूं कि जब चुनाव सामने आएंगे, गठबंधन किसके साथ होगा, यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी, पर वो किसके साथ गठबंधन होगा वो सही समय आने पर ही फैसला लिया जाएगा। अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार पलटू है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हर बार पाला बदलते हैं, ऐसे के साथ कैसे सरकार हम चला सकते हैं? भाई ये बात भारतीय जनता पार्टी से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता कि कितनी बार नीतीश कुमार जी ने उन्हें धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में जब आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन बातों को रखा है तो वो सही बोल रहे हैं इस बात को लेकर। नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि हर उस गठबंधन को और अपने ही हर उस नेता को धोखा देने का काम किया जिनका साथ लेकर इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। भाई दूसरे दल तो दूर की बात है, जिन्होंने अपने नेताओं को नहीं छोड़ा हो। कोई भूल सकता है इन्होंने जौहर साहब के साथ क्या किया, या दिग्विजय बाबू के साथ क्या किया, या शरद यादव जी के साथ क्या किया, या इनकी अपनी पार्टी के नेता आरसीपी जी जो आज इनसे अलग हुए हैं, उनको किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। समय समय पर अपने स्वार्थ के लिए, गठबंधन को बदलने के लिए जिस नेता ने घटक दलों को धोखा देने का काम किया, तो ऐसे में उनको आईना ही दिखा रहे हैं मौजूदा गृह मंत्री जी। देखिए, हिंदू लॉ इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं है। अगर आप हिंदू लॉ में भी आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं।
ऐसे में जब यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि बिना ड्राफ्ट को रीड किए किसी का भी इसके ऊपर टिप्पणी करना सही है। मैं चाहता हूं कि लॉ कमीशन पहले इसकी ड्राफ्टिंग उसको सार्वजनिक करे, तमाम राजनीतिक दलों के पास उसको भेजा जाए। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश और भारत की खूबसूरती या ताकत ही उसकी विभिन्नता में रही है। तो ऐसे में जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आप बात करते हैं तो जरूरी है उन पैरामीटर्स को जानना, आपकी ड्राफ्टिंग में क्या क्या उसमें पॉइंटर्स दिए गए हैं उसको जानना। आप अप नॉर्थ में देखेंगे तो एक ही धर्म में अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग कस्टम्स होते हैं। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को ही देखें तो अप नॉर्थ में जहां जनरेशन्स में शादियां की परंपरा नहीं रही, वही डाउन साउथ जाते जाते अंकल्स के साथ भी आप शादी कर सकते हैं। तो ऐसी कई अलग अलग परंपराएं हैं, ईस्ट की अलग हैं, नॉर्थ की अलग हैं, साउथ की अलग हैं। तो ऐसे में लॉ कमीशन क्या ड्राफ्ट कर रहा है, क्या उसका ढांचा रहने वाला है, जब तक ये जानकारी प्राप्त नहीं होती इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। अलायंस की मीटिंग पटना में हुई, अमित शाह आए, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर काफी उन्होंने हमला किया और फिर शरद पवार ने कल अनाउंस किया है कि अगली बैठक बेंगलोर में होगी। क्या लगता है ये दूसरी बैठक से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, पलटू कहा, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लालू जी को बेवकूफ बना रहे हैं, वो उनको कहीं नहीं जाना है, बिहार में ही सिर्फ रहना है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इससे? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो कहा सही ही कहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाने का काम किया और हकीकत है भैया, क्या गलत कहा जब उन्होंने उनको पलटू कहकर जब उनका परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार धोखा देने का काम करते हैं। और जब आदरणीय लालू जी से भी जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो उस वक्त भी उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि 2015 में भी उनके साथ चुनाव लड़ने के बावजूद, उनके साथ बहुमत मिलने के बावजूद किस तरीके से 2017 में वो उनको भी धोखा देकर गए। तो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने समय समय पर अपने घटक दलों को धोखा दिया, अपने ही नेताओं को धोखा देने का काम किया। कोई भूल सकता है जॉर्ज साहब के साथ इन्होंने क्या किया, या दिग्विजय बाबू के साथ इन्होंने क्या किया, या शरद यादव जी के साथ इनका क्या सलूक रहा, या आरसीपी जिन्होंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके साथ इनका क्या बर्ताव रहा। तो जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए घटक दलों को, अपने नेताओं को जिन्होंने धोखा देने का काम किया, वो आने वाले समय में सही में किसी के साथ रहेंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और यही बात केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बताने का काम किया। अगली बैठक में कुछ होगा लगता है ग्रैंड अलायंस? भाई, मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा। विपक्ष इस बार गंभीरता दिखाने का प्रयास जरूर कर रहा है, बार बार निरंतरता में जिस तरीके से बैठक हो रही है, पर प्रश्न चिन्ह वहीं पे आके खड़ा होता है कि जहां जिन क्षेत्रों में इन घटक दलों की आपस में ही लड़ाई है, वहां पे तालमेल कैसे होगा। तो ये बैठकें जरूर हो रही हैं, गंभीरता दिखाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, पर चुनाव आते आते तक ये गंभीरता बरकरार रहेगी। क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे, या किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व ये तमाम घटक दल उस पर सहमति बना पाएंगे, ये मुझे लगता है समय ही बताएगा।